दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज पुनः आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों लगातार हम आपसे रूबरू होते हैं और अपने वीडियो को आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आज वर्तमान में एक ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं खासकर युवाओं के लिए जो सरकार की ओर से लगातार ये मानिएगा मैं जितने भी अत्यधिक संस्थानों को आज देख रहा हूँ भारत सरकार की अपनी क्या दूरगामी सोच है मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए जब हमारे देश के युवा और हमारे देश की ये मान लीजिए 140 करोड़ देश की जनता जब किसी भी सत्ता को किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को वोट देती है तो ये समझ के देती है कि जब आप सत्ता में विराजमान होंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर देश के अंदर विकास की गंगा को बहाएंगे। लेकिन ये बहुत कहते हुए मुझे आज दुख हो रहा है कि देश 21वीं सदी की और बहुत तेज़ी के साथ अग्रसर हुआ, मगर हमारे देश में जो तत्काल एक युवाओं के लिए सर्जन उनके रोजगार के लिए उनकी नौकरी को लिए राज्य सरकारों को और भारत सरकार को जो बहुत बड़े पैमाने पर उनको ये इनका नैतिक कर्तव्य है उसको करना चाहिए था, लेकिन सरकार पूर्णतः असफल रही है। मेरे भारत के नवीन आकार लेते हुए मेरे युवा नेता हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने को अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। कोई चीज़ गलत हो रही है देश के अंदर उसके खिलाफ आप जम के अपनी आवाज़ को जोर से बोलिए, इंकलाब जिंदाबाद। सत्ता के विरुद्ध आप अपनी आवाज़ को अगर लगातार ऐसे ही दबाते रहेंगे तो ये मान लीजिए आने वाली जो हम जिसको हम बोल सकते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु का दर्जा देना चाहते हैं वो दर्जा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भारत का युवा ही विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होगा, उसको ही रोजगार सृजन उसको ही व्यापार सृजन नहीं हो पाएगा तो ये क्या विकास होगा। क्योंकि जब तक हम स्वयं का विकास नहीं कर सकते हैं तब तक हम देश का विकास क्या करेंगे। दोस्तों एक बहुत बढ़िया आज एक चरितार्थ में एक शेर आपको कहता हूँ, डॉक्टर राहत इंदौरी जी के शब्दों में है कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो हर अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। इस शेर को कहते समय डॉक्टर राहत इंदौरी ने शायद नहीं सोचा होगा जिस शायरी को मैं इस वक्तव्य के माध्यम से रख रहा हूँ कभी भविष्य में ये चीज़ें चरितार्थ होंगी। आज वर्तमान 2021 में हम लोग खड़े हुए हैं, युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत इस देश के सामने है कि जब युवाओं को आप वोट लेते हैं तो उनको नौकरियों में सर्जन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देश में आप इतने बड़े पैमाने पर राज्यों की चुनाव करा रहे हैं, विधानसभाओं के चुनाव करा रहे हैं, नगर पालिका नगर पंचायत नागरिक स्थानीय सरकारों का चुनाव करा रहे हैं, तब आपके लिए पास पैसा आता है। लेकिन युवाओं को आप सरकारी नौकरी में प्राइवेट संस्थानों में या कहीं भी पैसा देने के लिए सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं और हमारे पास सरकारी संस्थानों में पद नहीं है। दोस्तों ये कहते हुए मुझे बहुत कभी कभी गुस्सा आता है कि इस देश के जो भी लोग राज सत्ता के चारों ओर बैठे हुए हैं उनकी विचारधारा या उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं वो भारत सरकार से या राज्य सरकारों से क्या सर्वे लेते हैं। भारत देश हमारा 28 राज्यों में और करीब 8 से 9 केंद्र शासित राज्यों में फैला हुआ भूभाग पर इसको हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का। लेकिन तात्कालिक स्थितियों में ये मैं पुनः कहता हूँ इस चीज़ को कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब हमारा भारतीय जो देश है उसमें संविधान लागू हुआ और भारत एक पूर्णतः संपूर्ण संप्रभुत्व राज्य बना, एक गणराज्य बना, एक देश बना। लेकिन तब से लेके ये मानिएगा उसमें की तात्कालिक स्थितियाँ जो भी रही हों देश की उसमें हम लोग इतने हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सुई से लेके जहाज़ तक का आविष्कार ये मानिएगा 1952 से लेके जब प्रथम आम चुनाव हुए और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, तब हमारे देश में सुई से लेकर दहाड़ तक का 70 से 75 सालों में जो विकास हुआ, विकास की जो गंगा बही, वो तात्कालिक स्थितियों के आधार पर सरकारों ने या भारत सरकार के जो भी जन प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो भी काम किया अच्छा किया। लेकिन तत्काल में जहाँ हमारा देश इतना विकसित और विकासशील हो उसके उपरांत आज करीब 5 से 6 सालों में इस देश के अंदर का अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप फिर कहेंगे कि आपने 370 धारा हटाई देश के अंदर और धार्मिक जो राम मंदिर का विवाद था उसको दूर किया, एक साफ संदेश दिया, उसमें तो आपने अच्छे कार्य किए। लेकिन आज देश में सबसे बड़ी जो दिक्कत है
वो युवाओं के लिए बेरोजगारी उनका सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि आप लोग अपना अत्यधिक पैसा तो चुनाव पे खर्चा करते हैं जाकर। ये मानिएगा, हम भारत सरकार के और भारत सरकार के 28 राज्यों में जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो श्रम संयोजन कार्यालय हों, चाहे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट हो, आप सबकी अगर आप उनकी जांच पड़ताल कराएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। जो भी नियुक्तियां होती हैं वो राज्य सरकार या कोर्ट के आदेशानुसार होती हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारत सरकार लगातार निजीकरण की ओर अपने पैरों को तेजी से बढ़ा रही है। मैं एक दिन एक समाचार पत्रिका को पढ़ रहा था तो हमारे देश के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम निजीकरण को बढ़ावा देंगे। हमारा उद्देश्य है इस देश के अंदर कि राज्य राज्य से प्रतिस्पर्धा करे, जिला जिला से प्रतिस्पर्धा करे और ब्लॉक ब्लॉक से करे और पूरे देश के अंदर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हो। ठीक है, ये आपका अपना एनालिसिस है, आपका अपना निजी जो आपकी देखने की क्षमता है वो हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इस देश के नौनिहाल, देखिए देश के ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ हर वो शख्स, ये मानिएगा जब तक युवाओं का सर्जन नहीं होगा ये देश कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो बोलते हैं हम इसको 10 ट्रिलियन यहाँ की जीडीपी को बना देंगे, आप कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देश विभिन्नताओं का देश सदैव रहा है। इस देश की एक ऐसी तहसील रही है, देश हमारा गंगा जमुना तहजीब में बसा हुआ देश रहा है और आप लोग इसको धर्म के नाम पे इतने बड़े पैमाने से इसकी जो इस देश के अंदर जो एक भाईचारा, एकता, यहाँ के जो लोकल बॉडी के अंदर जो एक प्रेम था उसको लगातार आपने राजनीतिक कण के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखिए, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं एक नवयुवक हूँ। ये मानिएगा, आज देश का युवा पढ़ लिख कर बनता है और आप लगातार प्राइवेटीकरण करते हैं। आप कहते हैं कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अरे भाई, 70 सालों ने वो सरकार ने कैसे इसको बड़े पैमाने पे 70 से 75 सालों से बढ़िया कायदे से चलाया और आप 6 से 7 सालों में आप अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम नहीं चलाएंगे, हम हर चीज़ को बेच देंगे। तो माननीय देश के जो भी पदों पर बैठे हुए, चाहे वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री हों, राज्यों के मुख्यमंत्री हों और राज्यों के राज्यपाल हों और इस देश के समस्त प्रबुद्ध जनों से, चाहे वो जिस धर्म जाति संप्रदाय से संबंधित जो इस देश के नौनिहाल हैं, देश के बुद्धिजीवी हैं, हमारे यूथ आइकॉन हैं, हम सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर, देखिए कुमार विश्वास जी की मुझे बहुत बढ़िया शायरी याद आती है। वो कहते हैं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि देखिए इस देश के अंदर आज ये मानिएगा कि जो कुछ सर्जन हुआ वो युवाओं ने जब कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की करी तब देश का विकास हुआ। देखिए, कहते हैं कि देश की सत्ताएं सदैव बदलती रहती हैं लेकिन जनता वही रहती है। आपको जिस उद्देश्य से इस भारत की 135 करोड़ जनता जनार्दन ने आपको एक बहुत बड़े जनादेश के साथ सत्ता में स्थापित किया 2014 में और 2019 में, युवाओं का एक सपना था कि माननीय प्रधानमंत्री के देश के हाथों में एक देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। लेकिन आप लोगों की जो कार्यप्रणाली है, मैंने समझ लिया है कि आप लोगों का प्रयास रहता है कि हम राज्य बाई राज्य जीतते जाएं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पताका को फहराते जाएं। लेकिन विकास के नाम पर जब आपसे आदमी विवाद करता है, आपसे बहस करता है, तब आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो बड़ा मन को दुखित, मन बहुत विचलित हो जाता है। मैं हमेशा ये चीज़ कहता रहता हूँ अपने लोगों से, इस देश के विकास में सबसे अग्रणी स्थान जो रहेगा वो युवाओं का रहेगा। भारत एक ऐसी जननी है, हमारी भारत देश के भारत का भाग्य विधाता है। समाज अपने आप में सदैव चलता रहता है। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं लगातार अपने वीडियो में ये संदेश देता रहता हूँ कि मेरे देश के युवाओं, आप विरोध, जब आपको लगे कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप रोडों पे संघर्ष करिए, रोडों पे अपने विरोध प्रदर्शन करिए। आप सत्ता सरकार को बताइए कि हम इतने बड़े युवा हैं, हम बदहाल स्थिति में हैं, हम पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, हमको सरकारी संयोजन कार्यालयों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर चाहे बड़े बड़े संस्थानों को बेच देंगे। अरे भाई क्यों बेच रहे हैं आप? 70 साल उस सरकारों ने बड़ी बेहतरीन ढंग से चलाया और आप नहीं चला पा रहे। तो युवा कहाँ जाए इस देश का? ये मानिएगा, आप कभी इस चीज़ को मानने गौर करिएगा। इस देश के अंदर 545 लोकसभा सांसद, इसमें 543 लोकसभा द्वारा निर्वाचित सांसद बैठे हुए हैं। इस देश के अंदर हमको लगता है करीब, ये मानिएगा, 5000 या 5500 के आसपास देश के अंदर विधायक होगा। इस देश के अंदर सारे जितने भी IAS हैं, IPS हैं, PCS हैं, उनके समकक्ष अधिकारी हैं, सभी संवैधानिक हैं ना। आप सबके वेतन भत्ते, आपकी सैलरीज कहीं कटती है? नहीं कटती है। कभी आप एक निचले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के बारे में सोचिए मान्यवर। देखिए, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात खराब लगी हो, मेरी किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं एक युवा होने के नाते एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपने हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि इस देश को धर्म जातियों में मत बांटिए, हिंदू मुसलमान में ना बांटिए, सिख ईसाई में ना बांटिए, इसको एक मानवता के हिसाब से इस देश को चलने दीजिए। अगर मानवता और इंसानियत के हिसाब से इस देश को चलाएंगे तो देश विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा, और धर्म के आधार पर इसको चलाएंगे तो देश के इतने टुकड़े हो जाएंगे जिसको आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये बात बहुत कड़वी लग रही होगी, क्योंकि शिक्षा हमें बहुत कुछ दे सकती है, ये आप मान लीजिएगा। धर्म की आस्थाएं हर मतावलंबी के नाम से अलग अलग हैं। चाहे हम हिंदू हैं, कोई हमारा भाई मुस्लिम है, कोई हमारा भाई सिख है, कोई ईसाई है, हर धर्म के लोग इसके। भारत को क्या कहा जाता है? भारत को विभिन्नताओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत प्रकार की विभिन्न संस्कृतियाँ एक साथ रह लेती हैं, लेकिन लगातार आप लोगों के अंदर एक ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं। आप 5 राज्यों में भी चुनाव है, पश्चिमी बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में है, पांडिचेरी में है, केरल में है। आपके पास तब पैसा कहाँ से आता है? आप बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, बड़ी बड़ी जाके हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। बंगाल के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा हुआ है कि डरा हुआ पत्रकार एक डरा हुआ लोकतंत्र स्थापित करता है। ये सच बात है। आज मीडिया संस्थानों के बारे में मैं क्या बोलूँ? मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने 2014 से टीवी नहीं खोली, समाचार को नहीं देखता हूँ, क्योंकि जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे मीडिया संस्थान हैं, वो एक ही राजनीतिक दल की महिमा मंडित करते हैं, दूसरे दल की कोई चीज़ दिखाते नहीं। अगर वो अच्छा भी कार्य करते हैं, आप नहीं दिखाते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर जब तक हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया संस्थान, देखिए, मैं मीडिया भाइयों से सदैव कहना चाहता हूँ, आप हमेशा सत्य का सहारा लीजिए। मैं मानता हूँ व्यवसाय करने के लिए बहुत से दंडफन करने पड़ते हैं, आप करिए, लेकिन जो चीज़ सच है वो दिखाइए। आप ये मानिए, आज मुझको लगता है 3.5 से 3 महीना हो गया होगा, आप NCR में जाइए, गाजीपुर बॉर्डर, चाहे आपका शाहजहाँपुर बॉर्डर, चाहे टिकरी बॉर्डर, लगातार किसान इतने दिनों से आंदोलित है। पूरा जाड़ा निकल गया, गर्मी का मौसम आ गया, भारत सरकार के कानून में जू तक नहीं देंगे। अरे ये होती है सरकार चलाने की प्रथा। ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी। इस देश के अंदर हमारा जय जवान जय किसान से निकला हुआ नारा, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, उसको आप इतना आज बदहाली स्थिति में पहुँचा दिए। इस देश का नौजवान, जवान, किसान सब आज भुखमरी की तलाश में बैठा हुआ है, और आप सीधे लैंड करते हैं, दिल्ली से सीधे बंगाल उतर रहे हैं, कहीं तमिलनाडु उतर रहे हैं सरकारी खर्चे पे हेलीकॉप्टर भारत सरकार के। ऐसा थोड़ा राजनीति होती है। राजनीति करने की परिभाषा को आपने बदल दिया है। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जब आपके NDA के संयोजक हुआ करते थे, तब से लेके आज की राजनीति कहाँ पर आप परिभाषित कर रहे हैं? आप बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक सुसंस्कृत पार्टी है, एक सभ्य पार्टी है, लेकिन आज सबसे बड़ी असभ्य पार्टी मुझे लगती है। हम देश से कुछ लिखते हैं, आपके जो IT सेल है वो गाली लिखता है उसमें। ये सभ्यता आप लोग सिखा रहे हैं इस देश के अंदर अपने राजनीतिक संस्थानों को। देखिए, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने देश के नवयुवकों से, अपने देश के खासकर 145 करोड़ या 140 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं, कि आप समझिए, क्योंकि लोकतंत्र में कुमार विश्वास जी का एक बहुत अच्छा गाना आया है। उसने कहा है, उसने सभी राजनीतिक दलों को इसमें तंज कसा है कि कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार का, कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म व्यापार का, कोई सबको चोर बता के खुद ही राह जनी पर है,
और कोई रखे धरनों का पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर। वाणी पर पहरे हैं, गर्दन पर चाकू है, लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। कैसा भी गोबर गणेश चुनकर भेदो, रिश्वत की नदियां घर में भर जाती हैं और हम जैसे भोले भाले लोगों की उम्मीदें 5 बरस में तड़फ तड़फ मर जाती हैं। देखिए, कुमार विश्वास जैसे कवि ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार परिभाषित और एक राजनीति में कठोर तंज कसा है। देखिए, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय से रखते हों, वो भी अपनी लिपि बंद करें, कलमों को चलाएं, सरकार के खिलाफ बोलें। अगर सरकार जहाँ पर अच्छा कार्य करता है वहाँ पर उसको अच्छा बोलना चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। और सरकार जहाँ पर अपने गलत डिसीजन लेती है वहाँ पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर, जिला मुख्यालयों पे आप जहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं करिए, खुल के करिए, आप करिए, डरने की कोई बात नहीं है। सरकार बहुत ज़्यादा करेगी तो हमको उठा के थाने में 6 महीने के लिए बंद कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है, हमें गोली मार सकती है, वो भी मार दे। लेकिन आज इंतहा हो गई। अरे आप सोचिए, डीजल पेट्रोल कहाँ बढ़ता चला जा रहा है। एक आम नागरिक कैसे अपने जीवन को व्यतीत करे। आपको सरकारी आवंटित पेट्रोल मिलता है, आपको क्या है। आप किसी आम नागरिक से पूछिए। इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। 2016 से लेके जब आपने नोटबंदी करी है, नोटबंदी का हमें आज कोई फ़ायदा बता दीजिए आप। 1 पैसे का कोई फ़ायदा नहीं मिला इस देश के अंदर। उसके बाद भाई कोरोना कालखंड चली, वो एक तो प्राकृतिक आपदा था, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उसको कोई नहीं लाया, तो वो आ गई अचानक से। लेकिन देश में आज जो जीडीपी है, घरेलू सकल उत्पाद, उसको आप देखिए कहाँ निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। किसान 3-3 महीनों से बेचारी इतनी यातनाएं, हमको लगता है 100-150 किसान मर गया होगा वहाँ पर। और देश के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री एक बार भी उस जहाँ पर ये घटना स्थल हुआ, जहाँ पर ये बड़े पैमाने पर 26 जनवरी को भी वहाँ बहुत भयंकर बवाल हुआ, आपने उसके शब्द में कोई बात नहीं करी। देश के अंदर बेरोजगारी इतने चरम पर है, बेरोजगारी देश के अंदर इतना, मतलब मैं क्या कहूँ, आप सोचेंगे मैं बुराई कर रहा हूँ किसी राजनीतिक दल की, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। एक युवा होने के नाते मन बहुत क्रोध से फटा जा रहा है, इसलिए अपने शब्दों को उद्गार के माध्यम से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे आने वाले नौनिहाल देश के अंदर, मैं फिर कहता हूँ कि जो भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, हमारे माननीय नौकरशाह, उसमें हमारे वरिष्ठ IAS कैबिनेट सचिव, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वरिष्ठ रैंक के अधिकारी, वो लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, UPSC की परीक्षाओं को टॉप करके वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग युवाओं के लिए सोचिए। आप बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण कर रहे हैं और देश के महामहिम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के मुख्य महान्यायाधीश से भी गुजारिश करता हूँ कि सरकार को आप चिताइए, उनकी आंखों को खोलिए और बोलिए कि जिस प्रकार आप संस्थानों को लगातार प्राइवेटीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये आने वाले हमारे भविष्य के युवाओं के साथ और हमारे नौनिहाल उनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषण में बोलते रहते हैं कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। अरे प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हो इस देश के अंदर भाई? जैसे लोग अपने कार्यों को बहुत बेहतरीन ढंग से क्रियान्वित कर रहे थे, आप पहली बात तो आप लोगों की हर एक चीज़ राजनीति से इतनी ज़्यादा प्रेरित होती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब क्या कहूँ, आप लोग ही तो कहते थे इस देश के अंदर। मैं अभी एक दिन एक पत्रिका में एक शायरी पढ़ रहा था, उसमें साफ लिखा हुआ कि भरपूर करेंगे तेरे जुल्म की खिलाफत, भरपूर करेंगे तेरे जुल्म की खिलाफत, तू वक्त का तख्त नसी है, तू वक्त का तख्त नसी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं है। आज पत्रकारों ने, जो खासकर छोटे YouTube चैनल्स के पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, उनके अंदर हिम्मत है और बड़े बड़े संस्थानों के पत्रकार तो सरकार की जी हुजूरी में लगे हैं, उनके आगे नतमस्तक हो गए हैं। उनको पैसा मिलता है या जो भी मिलता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन देश की लोकतंत्र की बड़े पैमाने पर हत्या हो रही। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं, हमारे युवा हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, देखिए एक नागरिक होने का कर्तव्य ये होता है जागरूक होकर रहना। और जागरूक होने के लिए आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा। आपको पेपर, जो हमारे दैनिक जागरण पेपर आते हैं, उनको पढ़िए, आप किताबों को पढ़िए, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, और आप पूछिए, क्योंकि जब आप पूछते नहीं हैं तो सामने वाला दमनकारी नीतियों से आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि एक जिसको बोल सकते हैं भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक, अगर वो
तेज नहीं होगा, भारत सरकार या राज्यों की नीतियों के खिलाफ खिलाफत नहीं करेगा, तो ये अच्छे नागरिक होने के संकेत नहीं होते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के लिए आपका ये परम और नैतिक कर्तव्य है कि आप क्वेश्चन करिए, सवाल पूछिए और संविधान को आप भी अगर मौका मिले तो पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी इस देश के संविधान की आस्था के प्रति आप जागरूक होंगे और दूसरों को जागरूक करेंगे। आज इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी मालूम क्या है? हमारे देश के युवा घंटों घंटों बैठ के मोबाइल को देखता है। ठीक है, कुछ उसमें हमारे युवा हैं जो अपने वर्क को भी करते होंगे, कुछ हमारी माता शक्ति हैं जो ऑफिस जॉब करते हैं हमारे युवा भाई, लेकिन कभी खोल के आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लीजिए करिए। भारत की तात्कालिक आज देश की विश्व के अंदर क्या स्थिति है, भारत किस पायदान पे खड़ा हुआ, ये भी पढ़ लिया करिए। क्योंकि जब तक हमारे देश के जो नवनिहाल हैं, हमारे युवा नहीं हैं, वो संघर्ष नहीं होंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ कही जाती है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे यूथ आइकान होते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे किसान जो हैं, उसमें मुझे लगता है यंगस्टर का परसेंटेज बहुत कम होगा। वो करीब ये मान लीजिएगा 50+ के ऊपर अधिक लोग वहाँ पर एक बहुत बढ़िया लगातार अपने कार्यों को क्रियान्वित कर रहे हैं। देखिए, सरकार की ये याद रखिए, सरकार की जब तक विपक्ष उसका विरोध नहीं करेगा, और विपक्ष जितनी भी राजनीतिक दल हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लगातार सरकार की खिलाफत करिए। सरकार जहाँ पर नए संविधानों को संशोधित करती है, देश के लगता है कि वो आमजन के लिए सही नहीं है, उसका आप विरोध करिए। हम एक युवा होने के नाते अपनी बातों को रख सकते हैं और इस देश के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक होकर सरकार से पूछिए। आपको लगता है हमारे क्षेत्र का पार्षद, हमारे क्षेत्र का विधायक, हमारे ज़िले का सांसद या कोई अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनता है, तो आज जो गैजेट्स हमको मिले हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या हमारे मोबाइल फ़ोन में वीडियो के माध्यम से आप प्रसारित करिए। और पहली बात आप याद रखिए, आप बोलिए ज़रूर, आप चुप मत रहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो लोगों का मनोबल बढ़ता है, लोगों को लगता है कि यहाँ के नागरिकों को कुछ पता नहीं है। ये आप मत होने दीजिए। आप सरकार के खिलाफ जितनी विरोध कर सकते हैं, जितना विरोध दर्ज करा सकते हैं, उसको कराते रहिए। एक स्वच्छ नागरिक और स्वस्थ नागरिक, एक उच्च कोटि की विचारधारा के साथ देश के साथ संकल्पबद्ध हो जाइए। और हमारे युवाओं से मैं यही अपील करता हूँ कि आप लोग डरिए नहीं। इस देश के आप लोग नेता हैं, आप लोग इस देश के भविष्य हैं। आपने बड़े बड़े कारवाओं को अंजाम दिया है। जिस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कितना बढ़िया कारवा 1957 और 68 में 64 में निकाला था, तब देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज एक ऐसी क्रांति को आप लिख सकते हैं जो भारत के इतिहास में लिपिबंद हो जाएगी, 100 अक्षरों में लिखी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। इस भारत माता को जिस प्रकार अंग्रेजों से मुक्त कराया गया था, आज हम ये कहना चाहते हैं अपने युवाओं से कि अपने जो आपका अपना लक्ष्य है, जो आपका अपना फलसफा है, उसको सदैव आगे बढ़ाते रहिएगा। ये कहते हैं कि भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम अपने को देश के प्रति समर्पित भी रखें, तब हम जाके कहीं एक अच्छे मुकाम पर हासिल होंगे। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि देखिए, सत्ताएं सदैव परिवर्तित होती रहती हैं। आज कोई सरकार है, कल कोई सरकार होगी, लेकिन जो सरकार के मुखिया हैं, संवैधानिक प्रधान हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव को आप कभी नहीं रोकते हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, समय से आप लोकतंत्र को चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सही लोकतंत्र का मतलब क्या है? सही लोकतंत्र का मतलब है कि जो सरकारें सत्ता में फुल मेजॉरिटी के साथ निर्वाचित होती हैं, बहुमत मिलता है, वो देश के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके दल के नेता, और राज्यों में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन हम अपने युवाओं को कहीं भी उनको परेशानी ना हो। हम युवाओं के लिए यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हिस्सेदारी के लिए सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक ये देश जागरूक नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं
कि हम सदैव अपने आप को, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी सेवा अपना ही विकास करना, मतलब अगर आप अपना सुधार कर लिया, आपने देश का सुधार कर लिया। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ से विराम देता हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ आवेश में गलत बात निकली हुई, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।